अच्छा, तो अभी आपका कितना नॉलेज है? आप आउट ऑफ 4 रेट करें कि आपको आउट ऑफ 5 बता दें, आपको कितना गिटहब का कितना एक्सपीरियंस है? गिट और गिटहब का आपने कमांड लाइन यूज की है या नहीं? तो एवरीवन प्लीज आप इसमें बता दें। आपने इससे पहले कमांड लाइन यूज की है गिट के लिए? गिट और गिटहब के लिए गिट गिट कमांड लाइन यूज करके, CLI आपने यूज करके जो चेंजेस कमिट्स ब्रांचेस वगैरह यूज की? बेसिक तो आपको पता ही होगा गिट कमिट ऐड वगैरह का। कोड हम स्टोर करने के लिए गिटहब यूज करते हैं। हाँ, बेसिक जो है अभी जो जूनियर्स वगैरह हैं उनको तो ज़्यादातर नहीं पता होगा, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेसिक आपको हम बताएं कि फाइल्स तो आपने अपलोड कर ली। अभी उसमें अगर गिटहब किस लिए है, गिट और गिटहब किस लिए? गिट जो है चेंजेस ट्रैक करने के लिए। अब इसकी बेसिक एग्जाम्पल से लेके हम चलते हैं कि फर्ज करें आपका एक कोड है जो कि 10 GB का हो। अब आप चाहते हैं हम उसका एक वेरिएंट बना लें। वेरिएंट मतलब कुछ इस तरह से कि इसमें ये थीम अच्छी नहीं लग रही, UI की थीम, तो हम एक उसमें हो सकता है हम चाहते हैं कि ब्लैक थीम, हम वाइट थीम बनाना चाहते हैं। तो हम टेस्ट करना चाहते हैं, अगर तो कोड खराब हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉपी बना के रखनी पड़ेगी। पर अब 10 GB का कोड है, तो अगर हम 2-3 दफा कॉपी बनाएंगे तो 50-60 GB तो यहीं पे चला गया। हालांकि हमें कुछ कुछ लाइंस ही एडिट करनी पड़ेंगी थीम चेंज करने के लिए कोड के अंदर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गिट। गिट क्या करते हैं, गिट आपके प्रीवियस जो एक स्नैपशॉट ले लेता है आपके कोड का। स्नैपशॉट जब वो ले लेता है, तो जब अब वो ये नहीं याद रखता कि आपने पूरा कोड ही चेंज किया, वो सिर्फ ये करता है कि वो उन चीजों को स्टोर कर लेता है कि आपने कौन कौन सी लाइन चेंज की। इस तरह उसको सारी चेंजेस जो है उनको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी जो हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्लाइड्स। आवाज जो है वो शायद आपको बहुत कम आ रही है। लेट मी जस्ट। अब कैसी आ रही है आवाज? आप आई थिंक थोड़ी बेहतर हुई होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देखते हैं। ये स्लाइड्स आ गई। नेविगेटिंग गिट एंड गिटहब। नेविगेटिंग गिट एंड गिटहब अ डीप डाइव। ये बेसिक जो है बेसिक नहीं होने वाला, थोड़ा सा एडवांस होगा। इसमें हम सिर्फ अब अपलोड फाइल्स वाया गिटहब यूज नहीं करेंगे, हम इसमें गिट कमांड लाइन भी यूज करेंगे, मर्जेस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास जो गिट है, गिट आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। गिट क्या है? गिट एक कमांड लाइन टूल है जो कि आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। ये आप git/git SCM से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका गिटहब का एक अकाउंट होना चाहिए जो आपके पास सिस्टम रनिंग में होना चाहिए। अब और बेसिक गिट कमांड्स क्या है? गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, इस तरह की। ये आपको ये आपको वो पता होनी चाहिए ताकि हम एडवांस वर्किंग में जा सकें। अच्छा, तो हम चलते हैं गिट एंड गिटहब। अच्छा, अभी तो कुछ स्टूडेंट्स को इसी में फर्क नहीं पता चला होगा गिट क्या है और गिटहब क्या है। गिट एंड गिटहब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मतलब आपको लगता है कि गिट जो है वो गिटहब ही है। नहीं। गिट क्या है? गिट आपकी जो चेंजेस है
उसको लोकली स्टोर करता है। जो आप चीजें वगैरह एडिट करते हैं किसी कोड के अंदर, जो कमिट्स जो आप करते हैं, जो जितनी भी चेंजेस आप करेंगे, वो सारे आपके लोकल सिस्टम पे रहेंगे। गिटहब क्या है? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है। उस गिटहब जो आपने लोकल पे आपने जितनी भी चेंजेस की हैं, ये जो आपका कोड है उसको क्लाउड पे स्टोर करने के लिए आप जरूरी नहीं कि गिट को गिटहब के साथ यूज करें, उसको गिट लैब के साथ यूज करते हैं, गिट क्रैकिंग के साथ यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बिट बकेट है, उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। हाउ टू यूज गिटहब। अब गिटहब को हम कैसे यूज करें, ये तो सबको पता होगा कि अकाउंट बनाना है। हमने अकाउंट तो हमारा पहले से बना हुआ है। अब उसके ऊपर हम रेपो बनाते हैं। रेपो क्या है? रेपोजिटरी। अब मैं बार बार रेपो का वर्ड यूज करूंगा, इसके लिए रेपोजिटरी के लिए वो वर्ड है। हम चलते हैं अब अपने गिटहब पे और हम बनाते हैं गिटहब रेपो। यहाँ पे आपको आवाज क्लियर ना, आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, अपने रेपोजिटरीज में आ गए हैं। नया हम बनाते हैं रैपो के नेम से बनाते हैं, रैपो वन के नेम से बना लेते हैं। इसमें हम पीडी फाइल ऐड करके तो क्रिएट रैपो बना। अब आप में से ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल्स के नाम से अब यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर देते हैं। पर ये तरीका नहीं है गिटहब को यूज। गिटहब में क्या है? गिटहब में आप चेंजेस को स्टोर करते हैं उस सब के लिए, तो उसके लिए आपको इसको पहले लोकल पे क्लोन करना है। क्लोन हम किस तरह करते हैं? इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये पाथ होता है गिटहब का। ये किसका पाथ है? जबकि इस गिटहब रेपो का पाथ है। आपने इसको कॉपी किया, उसके बाद अपने डेस्कटॉप पे आ जाए। डेस्कटॉप पे आपकी गिट बैश ओपन कर लें। फिर हम करते हैं गिट क्लोन। ये आपकी जब गिटहब रेपो है, ये आपके लोकल सिस्टम पे आ गई। हम चलते हैं सिस्टम में, जाके देखते हैं रेपो वन ये आ चुकी है। इसको हम करते हैं ओपन। ओपन विद VS कोड। अब कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो इसमें एडिटर हम यूज कर रहे हैं VS कोड। हम इस रीडमी फाइल को एडिट करते हैं। पहले से इसमें यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर हम इसको एडिट करें, कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। जैसे दिस इज रीडमी फाइल अबाउट द रैप। ओके, रैपो वन। ओके हो गया। तो ये हमने कर लिया, इसको सेव। हम आते हैं वापस अपने यहाँ पे, अब बोलते हैं गिट बैश को। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ है। हम गिट का स्टेटस देखते हैं। इस गिटहब जो हमने लोकल क्लोन किया, इसका स्टेटस क्या है? तो ये हमें बता रहा है कि हमने क्या किया, हमने जो गिट ये जो रेडमी फाइल है इसको एडिट किया। अब हमें इस रेडमी फाइल को क्लाउड पे अपडेट, क्लाउड मतलब गिटहब पे हम अपडेट भी करना चाहते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो गिट है वो इसको इसको रिकग्नाइज करे, इस फाइल को रिकग्नाइज करे, उसमें जो चेंजेस है उसको पता चलता रहे कि ये फाइल चेंज हो रही है। तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले ऐड करेंगे। इसको बेसिकली हमारे पास तो एक ही फाइल है, तो ऐड डॉट करने से सारी फाइल ऐड होगी। तो हम इसको यूज करते हैं। ऐड होगी, अब करते हैं गेट कमिट। अब कमिट कमिट मैसेज क्या होता है? कमिट मैसेज होता है कि हम ये फाइल्स जो है ये एडिट तो कर रहे हैं, तो इस एडिट में हमने किया क्या है? तो हमने क्या किया, हमने अपडेट किया है रीडमी फाइल। ठीक है, ये गिट कमिट भी हो गया। तो हम इसको पुश कर देते हैं कहाँ पे? गिटहब पे। गिटहब क्या है? हमारी क्लाउड पे रेपोजिटरी बनी हुई है। अभी तक ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये हमारे लोकल सिस्टम पे है। हमारे जो गिटहब रेपो है ऑनलाइन, उसके अंदर ये चेंजेस नहीं है। हम रिफ्रेश करके देखते हैं, देखें यहाँ पे वो चेंजेस नहीं आए। हम चाहते हैं ये चेंजेस वहां पे भी हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पुश करना पड़ेगा। रीजन मेन क्यों मैं लिख रहा हूँ? मेन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इस ब्रांच को पुश करना चाहता हूँ। ये ब्रांच मेरी अभी मेन। इसको जैसे ही मैं पुश करता हूँ, लगेगा और साथ ही ये पुश होगा। अब अगर मैं अपने गिटहब रेपो में आता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होगा? देखें, ये चीज जो मैंने अपने लोकल सिस्टम पे लिखी थी वो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मिरर हो रही है। चीज यहाँ पे आ गई। अब अब स्लाइड्स खोल के यहाँ फिर दिखा रहा हूँ हाउ टू यूज गिटहब। यहाँ पे वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी वर्बली बताई हैं। क्रिएट है गिटहब रेपोजिटरी। सबसे पहले हमने गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट की है। उसके बाद हमने क्लोन किया इसको लोकल सिस्टम पे, क्योंकि हम डायरेक्ट गिटहब पे चेंजेस कर सकते हैं, पर वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। तो हम उसको लोकल सिस्टम पे क्लोन करते हैं ताकि हम प्रॉपर अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडिट कर सकें। फिर हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने रीडमी फाइल में वो लिखा है दिस इज द रेपोजिटरी अबाउट रेपो वन।
उसके बाद हमने कमिट किए हैं चेंजेस, कमिट चेंजेस करके हमने क्या किया, मेरे जितने भी चेंजेस हमने किए उनको हमने कमिट किया, गिट कमिट -m करके मैंने लिखा ना अपडेट रीडमी, वो चेंजेस कमिट हो गई, पर अभी वो लोकल सिस्टम पे ही है, हम चाहते हैं वो हमारी गिटहब रेपो पे आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उनको पुश कर देंगे। तो उसकी क्या कमांड थी, गिट पुश ओरिजिन में, ये उसकी कमांड थी, ये बेसिक कमांड है, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक के, इस तरह हम गिटहब पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें दोबारा चेंजेस करें, पर अभी तक जितने भी आपने देखे होंगे, मतलब जितना आपको यूज करना पड़ा होगा बेसिक, वो इतना ही होगा। क्या सिर्फ यही गिटहब है या गिट का सिर्फ इतना ही यूज है? नहीं, गिट में और भी काफी चीजें हैं। गिट में जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं, तो वो किस तरह अपने कोड को मेंटेन करती हैं, गिट के जरिए। अब इसमें रहते हैं ब्रांच एंड मर्जिंग। देखें, जो आपका कोड है ना, वो आपने इंटरनेट से लिया है, आपने मतलब इंटरनेट कहाँ, गिटहब से, गिटहब से आपने कोड लिया, अब आपने उसमें कुछ चेंज किया, अब सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें ये वाला फीचर ऐड करूं, जैसे कि अपडेट यूजर का फीचर ऐड करूं, तो आप डायरेक्ट मेन के अंदर एडिट करना नहीं शुरू करते। जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं ना, तो आप उसको मेन के अंदर, मेन वाली ब्रांच के अंदर नहीं एडिट करते, आप क्या करते हैं, आप एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच एक अलग से एक वो होती है, व्यू होता है, जिस तरह मेन के अंदर एक व्यू आ रहा था ना आपको कोड का, इस तरह ब्रांच के अंदर भी सेम व्यू ही आ रहा होता है। सेम व्यू कहाँ से क्रिएट होता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी और ब्रांच से भी वो ब्रांच बना सकते हैं, आप मेन से भी नई ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जब आप वो ब्रांच बनाते हैं, आप उस ब्रांच के अंदर जो मर्जी चेंज करें, वो, पर जैसे ही आप मेन के अंदर आएंगे, तो आपको वो कुछ भी नजर नहीं आएगा जो कुछ आपने चेंज किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो ब्रांच है वो बिल्कुल अलग चीज है, उसका मेन से कोई तो अलग। अब जब आपने फंक्शन कंप्लीट कर लिया, फिर क्या करते हैं, आप उसको मर्ज करते हैं किसके अंदर, मेन के अंदर। मेन के अंदर मर्ज करने से क्या होता है, जो जो चेंजेस आपने ब्रांच के अंदर की होती हैं, वो सारी चेंजेस आपके मेन के अंदर आ जाती हैं। अब सवाल ये कि फंक्शन हम यूज ही क्यों, ब्रांच में यूज ही क्यों कर रहे हैं? इन केस आप वो बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं, अब ब्रांच नहीं बनाते आपने, ब्रांच अगर आप नहीं बनाते, डायरेक्ट मेन के अंदर ऐड करना पड़ते हैं, अपने एक दो कमिट्स भी कर लेंगे। अब आप देखते हैं कि नहीं, ये तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो प्रीवियस कमिट पे जाएंगे, फिर आप दोबारा से प्रीवियस कमिट में जाएंगे, फिर आप दोबारा से काम करना शुरू करेंगे, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसकी जगह हम ब्रांच बना लेते हैं, ब्रांच के अंदर हम चेंजिंग करते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं ये अब से नहीं हो रहा, या फिर ये फंक्शन जो है ये सही तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब दोबारा से मेन के अंदर जाएं, एक नई ब्रांच बना लें। या फिर आप, हो सकता है एक ही टाइम पे दो फंक्शनलिटीज पे काम कर रहे हो, तो आप मेन के अंदर से दो ब्रांच निकाल लें, ब्रांच वन के अंदर आप कोई काम करें, ब्रांच टू के अंदर आप कोई और काम करें, और जब कोई फर्ज करें पहले ब्रांच टू का काम कंप्लीट हुआ, उसको मर्ज कर दें मेन के अंदर, फिर ब्रांच वन का काम कंप्लीट हुआ, अब आप उसको मर्ज कर दें। इस तरह ये ब्रांच एंड मर्जिंग काम करती है। अब मैं आपको वीवली बताऊंगा, क्रिएट अ ब्रांच। हम सबसे पहले एक ब्रांच बनाएंगे, फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। फिर आए अपने कोड में, तो हमने क्या कि गेट चेकआउट -b, मैंने एक ब्रांच बनाई है। किस नेम से बना, फिक्स वन के नेम से बना लेते हैं। न्यू ब्रांच बन गई। अब मैं जाता हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ जाके तो मैं लिख देता हूँ, अभी मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चेंजेस करके बता रहा हूँ कि ये चीजें होती किस तरह। पर असल में जो है ना, हम ये सिर्फ एक दो लाइन ही एडिट कर रहे होते हैं, हम हो सकता है 200 300 400 पता नहीं कितनी लाइन एडिट कर रहे हो, कि कितने फंक्शंस या फाइल्स ऐड कर रही हूँ, फाइल्स रिमूव कर रही हूँ, इसी तरह से भी कुछ हो सकता है। अब मैं ये लिख देता हूँ, ब्रांच ये कौन से वाली है, ब्रांच फिक्स वन, ये ब्रांच फिक्स वन। ओके, अब ये चेंजेस जो है यहाँ पे इसको रिकग्नाइज करेगी। ये देखिए, यहाँ पे पहले मेन आ रहा था ना, अब यहाँ आ रहा है फिक्स वन, यानी कि अब मैं फिक्स वन ब्रांच के अंदर हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ गिट स्टेटस, ये बताएगा कि ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। अब इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड, और फिर मैं कमिट करूंगा किस नेम से। आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा आप अपडेट रीडमी विथ फिक्स वन, ये मैसेज आ गया। ये देखा आपने, अभी देखा मैंने यहाँ फाइल एडिट की हुई है, फाइल मैंने एडिट कर दी है, पर जैसे ही हम जाएंगे गिट चेकआउट मेन के अंदर जाएंगे, अब हम जाके फाइल चेक करते हैं, तो देखें यहाँ पे तो वो ब्रांच लिखी नहीं हुई, लिखी हुई है यहाँ पे वो ब्रांच, यहाँ पे तो उस ब्रांच का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जो भी वो लाइन मैंने ऐड किया वो तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेन के अंदर वो लाइन नहीं थी कभी भी, वो लाइन मैंने ऐड किया ब्रांच के अंदर। तो अब अगर वो मेरा जो फर्ज करें, मैंने वो फंक्शन या फिर वो मैंने एडिट किया, वो एडिट सक्सेसफुल हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि वो एडिट मेरे मेन ब्रांच के अंदर भी शो हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे अब इस मेन के अंदर, ये जो मेन है मेरी ब्रांच, इसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा इस फिक्स को। ओके, तो उसकी कमांड है गेट मर्ज फिक्स वन। जैसे ही आप मर्ज करेंगे ये आपको बताएगा कि एक लाइन जो है वो डिलीट हुई है और एक ऐड हुई है। बेसिकली गिट जो है ना चेंजेस को डिफरेंट तरह देखता है, उसके लिए तो वो लाइन टोटली डिफरेंट है पहले वाली लाइन से। तो वो बता रहा है कि वो लाइन रिमूव कर दी गई है और उसकी जगह ये लाइन ऐड हुई है। तो ये जैसी मर्ज हुई है, अब मैं गिट स्टेटस देखता हूँ तो बताएगा कि हेड बाय वन कमिट, यानी इसमें ये चीज ऐड हो गई। अभी भी देखिए मैं मेन के अंदर हूँ, पहले मैं मेन के अंदर था तो मुझे वो चेंजेस नजर नहीं थे आ रहे, पर अब जब मैं मेन के अंदर आ गया हूँ, अब जब मर्ज करने के बाद मैं मेन के अंदर हूँ, तो अब मैं जाके देखता हूँ तो वो देखें वो चेंजेस आ रहे हैं, हालांकि मैं ब्रांच मेन के अंदर ही हूँ। ऐसी बात है ना। तो अब हम करते हैं कुछ ऐसे, तो हम इसको पुश कर देते हैं। ये देखिए, पहले हमारे यहाँ पे वो चेंजेस शो नहीं थी हो रही, अभी जैसे ही वो पुश कंप्लीट होगा तो हमारे यहाँ पे वो चेंजेस आ गई हैं। ये तो होगा बेसिक ब्रांच आपने बनाई, आपने फंक्शन ऐड किया, उसमें कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की, तो इजी था ये। फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की और उस दौरान किसी ने भी मेन के अंदर चेंज नहीं किया। पर रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आप एक ब्रांच में काम कर रहे होते हैं, तो उस दौरान कोई और सेकंड पर्सन क्या करता है, वो मेन से एक और ब्रांच निकालता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग करता है और उसको मेन के अंदर मर्ज कर देता है। अब क्या होता है, अब जब आप अपनी ब्रांच जो आपने बनाई हुई है वो आप मर्ज करने की कोशिश करते हैं मेन के अंदर, तो एरर आता है। एरर क्या आता है, उस एरर को हम कहते हैं कंफ्लिक्ट। तो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले ये लाइन जो थी वो सेम नहीं थी। किस कौन से लाइन के, जब आपने ये ब्रांच बनाई है तब ये लाइन और थी, और जब आप इसके अंदर पुश कर रहे हो तब ये लाइन कुछ हो रहा है। वो आपसे पूछता है कि आप ये जो कंफ्लिक्ट है उसको हल करो। तो कंफ्लिक्ट को किस तरह हल करो, कोई भी मेथड हो सकता है, वो मैनुअली भी हो सकता है, आप कोई टूल भी यूज कर सकते हैं, VS कोड से हो जाता है। मैं इधर पहले आपको इधर ले आऊं। ब्रांच एंड मर्जिंग का तो आपको पता चल गया, ब्रांच बनाई हमने, मिक्स कुछ चेंजेस किए, कमिट किए, और फिर हमने मर्ज कर दी ब्रांच, और उस ब्रांच को हमने पुश कर दिया। यहाँ पे ब्रांच एंड मर्जिंग कंप्लीट हो। पर अब असली मजा जो मसला आता है वो होता है कंफ्लिक्ट। जैसे ही आप किसी के कोड में काम करेंगे तो आपको कंफ्लिक्ट आएगा। अब इस कंफ्लिक्ट को किस तरह हल करना, तो सबसे पहले हम उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है, हम फिर से एक ब्रांच बनाते हैं, git check out मेन, सॉरी git check out माइनस p, हम फिक्स टू के नेम से बना लेते हैं। तो हमने फिक्स टू के नेम से हमने ब्रांच बना ली है। अब क्या करेंगे हम, अब हम फिर से जाएंगे इसके अंदर। ये आप देखें, ये मेन के अंदर से ब्रांच बनी है, मेन के अंदर ये फिक्स वन लिखा हुआ था, हम इसको चेंज करके अब हम कर देते हैं कि हमने इस लाइन को एडिट किया और फिक्स टू कर दिया। हमने इसको सेव किया फाइल को, वापस अब हम आते हैं अपने इसके अंदर, और क्या करते हैं, गेट चेक आउट मेन। मेन के अंदर हम वापस आए तो मेन के अंदर हमने आके क्या देखा, तो मेन के अंदर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो सॉरी लास्ट मैंने वो कमिट नहीं किए चेंजेस, तो उस वजह से नहीं शो होता है। इसके पहले वो करना पड़ेगा चेंजेस, हमें ये चेंजेस है पहले स्टोर करने पड़ेंगे। इन चेंजेस को हम स्टोर करते हैं git add डॉट, इसको करते हैं git add डॉट git commit -10, इसको करते हैं अपडेट readme with fix to। अब अगर हम गिट चेकआउट करके मेन में आते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे फिक्स वन नहीं है, तो फिक्स टू जो है वो हमने ब्रांच फिक्स टू के अंदर किया है, पर मेन के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज से पहले अभी तो हमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि किसी थर्ड यूजर ने मेन के अंदर कोई चेंज किया ही नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही अपने गिटहब में जाता हूँ और जाकर खुद ही एक चेंज क्रिएट कर देता हूँ ताकि कंफ्लिक्ट हो। अभी कंफ्लिक्ट नहीं पैदा हो रहा, ठीक है, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं मेन के अंदर, मेन तो उसी जगह पे है जहाँ पे पहले थी। तो मैंने इसको ब्रांच को यहाँ से मेन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेन के अंदर जाकर तो फुल चेंजेस करता हूँ फ्रॉम गिटहब। अब जैसे ही मैं पुल करूंगा तो ये बताएगा कि ये लाइन ऐड हुई है, ये मूव हुई है। तो अगर अब हम जाके अपने कोड में देखते हैं तो वही चेंजेस यहाँ पे भी आ गए हैं, क्यों, क्योंकि हमने वो गिटहब से चेंजेस पुल कर लिए हैं। ये आ गए हमारे चेंजेस, ये मेन जो मैंने वहां पे एडिट किया था ना, यहाँ पे टेक्स्ट, ये मेन है। तो अगर अब देखें, अब ये जो ये मेन है, ये वो मेन नहीं है जब मैंने ब्रांच निकाली थी तब थी। अब ये एक नई मेन है जो कि गिटहब से आ रही है, लास्ट चेंज गिटहब पे हुआ है।
तो अब कैसे, अब अगर हम गिट मर्ज करने की कोशिश करेंगे, देखें गिट मर्ज करते हैं हम अब फिक्स टू को इसके अंदर, तो देखें क्या आएगा। देखें अब ये कह रहा है ऑटो मर्जिंग, ऑटो मर्जिंग करने की कोशिश किया, कन्फ्लिक्ट आकर हो गया। क्यों कन्फ्लिक्ट हुआ है? क्योंकि वही लाइन जो है वो दो जगह एडिट हुई है, एक दफा ब्रांच में एडिट हुई है, एक दफा मेन में एडिट हुई है। तो अब जो कन्फ्लिक्ट आया उसको समझ नहीं, मतलब उसको पता नहीं चाह रहा कि कौन सी लाइन रखनी चाहिए। अब आइदर तो हम इसको खुद एडिट कर सकते हैं या फिर हम कोई टूल यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ये खुद ही VS कोड आप ओपन करेंगे ना मर्ज करते हुए, तो ये आपको बताएगा कि इसमें अभी वो मर्जिंग जो है प्रोसेस में है और ये एरर आ। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे ना, यहाँ पे नीचे रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सी चेंजेस रखना चाहते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है, आप इसके अंदर कौन से वाले रखना चाहते हैं, ये जो किधर गया, आप फिक्स टू वाली ब्रांच के रखना चाहते हैं या फिर जो मेन है उसके चेंजेस रखना चाहते हैं। तो मैंने अभी भी फिक्स टू को अपडेट किया है, तो मैं चाहता हूँ फिक्स टू जो है वो अपडेट हो जाए। जैसे ही मैं करता हूँ ये देखिए यहाँ पे चेंजेस फिक्स टू के नेम से आ चुके हैं। अब कंप्लीट मर्ज करूंगा तो ये मर्ज कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने इसके अंदर और जाके मैं देखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये बता रहा है कि मर्ज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये फाइल जो है, इसके लिए मुझे, अगर मुझे कंप्लीट करना है इसको, तो मुझे गिट कमिट करना पड़ेगा। गिट ऐड डॉट बता करें, गिट कमिट करते हैं -n। अब मैं क्या कहूँगा, अपडेट रीडमी फाइल विद फिक्स टू। अब मैंने इसको अपडेट भी कर दिया, किसके साथ, फिक्स टू के साथ। ऐसा ही हुआ है ना, मैंने पहले ब्रांच बनाई फिक्स टू, फिर उस फिक्स टू के अंदर चेंजिंग की, उसी दौरान किसी और इंसान ने, किसी सेकंड पर्सन ने मेन के अंदर कोई वही लाइन चेंज कर दी जो मैं फिक्स टू के अंदर चेंज कर रहा था। तो जब मैं वापस फिक्स टू को मेन के अंदर मर्ज करने की कोशिश करता हूँ तो क्या एरर आ रहा है, कंफ्लिक्ट आ रहा है। कंफ्लिक्ट कह रहा है कि ये दोनों लाइंस अलग अलग जगह पे एडिट हुई हुई है, अब मुझे कौन सी वाली लाइंस रखनी है, तो वो आप या तो खुद एडिट कर लें या कोई टूल यूज कर। मैंने अभी VS कोड से उसको किया है, तो अब मैं इसको कमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं पुश करूंगा, क्विक पुश ओरिजिन, ये मैं जैसे ही किया, आप अब गिटहब पे जाके देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा फिक्स टू। फिक्स टू क्यों आया, क्योंकि इस ब्रांच को हमने मर्ज किया फिक्स टू को मेन के अंदर, और कंफ्लिक्ट जो थे हमने उनको रिजॉल्व करके तो फिक्स टू वाले चेंजेस को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे चेंजेस शो हो रहे हैं, लेट्स चेंज इट। अब ये कंफ्लिक्ट्स भी हमने हल कर लिए हैं। अब एक 1 सेकंड में आपके देखने कोई कमेंट्स वगैरह तो नहीं आ रहे, चलता रहे। सिंगल फाइल भी लिख सकते हैं, मैंने इसलिए लिखा ना ताकि बेसिकली तो हमने सारी फाइल ऐड करनी थी, आप फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। नहीं, ये डॉट जो ऐड करना है वो नेसेसरी नहीं है, आप सिंगल फाइल जो है उसको ऐड करने के लिए आप सिर्फ फाइल का नेम लिख सकते हैं। मैं अभी आपको इस सिंगल फाइल का नेम भी लिख के बताता हूँ। आप स्लाइड्स आई विल शेयर यू, थोड़ी देर तक आपको मैं शेयर कर दूंगा। डॉट का मतलब ऑल होता है, बाकी और भी क्वेश्चन वगैरह तो आप अभी पूछ लें, फिर मैं आपको एक फाइनल चीज जो है वो भी बताने वाला हूँ कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन किस तरह कर सकते हैं। जी जी, सिंगल फाइल ऐड करनी है तो उस फाइल का फाइल्स का नेम भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ, पहले मैं देखूँ कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं। आपको अभी तक कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना आ गया सबको, कंफ्लिक्ट में तो कोई मसला नहीं है। चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब अभी तक जो हम कर रहे थे ना, तो मैं आपको एक दफा फिर स्लाइड्स पे आ जाए, आपको रिफ्रेश करवा दूँ। क्या किया हमने कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो हमने कंफ्लिक्ट क्रिएट किया, हमने एक ब्रांच बनाई है। ब्रांच बनाने के बाद हमने उसमें कुछ चेंज किया, फिर हम मेन में आए हैं। मेन के अंदर हमने पुल किया फ्रॉम गिटहब। गिटहब पे से क्यों हमने पुल किया, क्योंकि हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी, कोई 90% चांस होता है कि किसी ने गिटहब पे वो चीज चेंज कर दी होगी। हर कोई नहीं कर सकता, मतलब हो सकता है आपका प्रोजेक्ट में कोई और ऐड हो, आपको कोई मेंबर हो प्रोजेक्ट मेंबर, उसने चेंज कर दिया हो।
अब जैसे आप पुल करते हैं आपके पास लेटेस्ट वर्जन आ जाता है कोड का। अब आप उसके अंदर जब मर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं जो नई ब्रांच आपने क्रिएट की, तो क्या होता है, वो जो अच्छा वो कन्फ्लिक्ट आता है, माइट बी, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कन्फ्लिक्ट आएगा। कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं यूजिंग सम टूल्स और मैनुअली, जिस तरह भी आप देखते हैं कि हर एक लाइन पे जाके आपको देखना पड़ता है, या आपको कई दफा गिट जब खुद भी सजेस्ट कर देते हैं। फिर कंप्लीट द मर्ज, आप कंप्लीट करते हैं उस मर्ज को, उसके बाद आप पुश कर देते हैं उसको गिटहब पे। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी वाली चेंजेस रखना चाहते हैं, आपने जो ब्रांच के अंदर की है वो चेंजेस, या फिर जो आपके ग्रुप मेंबर ने किया है वो चेंजेस, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको मैन्युअली देख के तो कर सकते हैं। अच्छा, अब हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। अच्छा, अब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स होता है गिटहब पे रेपोज बनी होती हैं जिनको लोग क्या करते हैं, जिनमें जैसे अब VS कोड की रेपो है, वो ओपन सोर्स है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका कोड वैसे बहुत कम्प्लेक्स है। और भी रेपोज होती हैं, पाइथन की रेपो है, फिर और पाइथन की लाइब्रेरीज है, पैंडास की रेपो होती है ऑनलाइन। रेपो का मतलब रेपोजिटरी, हमने पहले बताया ना आपको। और उसके अलावा और भी काफी हैं, काफी VLC में मीडिया प्लेयर है, वो ओपन सोर्स है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने अपना वो कोड जो ओपन सोर्स किया होता है ताकि आप उसमें चेंजिंग कर सकें। तो अभी जो है, सबसे पहले इसका पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट है फाइंड अ रेपो टू कंट्रीब्यूट। हम सबसे पहले एक रेपो फाइंड करते हैं टू कंट्रीब्यूट। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट मेक श्योर यू आर ऑल कनेक्टेड। ओके, सो वेयर वी वर नाउ, फाइंड अ रेपो टू कंट्रीब्यूट। हम सबसे पहले कोई रेपो देखते हैं कि हम किस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो कोई एक हम ढूंढ लेते हैं, जैसे कि हो गया, इंटरनेट पे जाके हम अभी ढूंढेंगे, पहले हम देख लें फॉर्क द रेपो, फिर हम उस रेपो की एक कॉपी लेते हैं। फॉर्क क्या होता है? उस रेपो की कॉपी लेना। चलिए हम चलते हैं अपना अभी, वन सेकेंड, अभी तो हमें मिलेगा कोई नहीं, तो हम ना, ये जो ये वाला मेरा टैब है ना ब्राउजर का, जो मेरा ये वाला ब्राउजर है एज, इसके ऊपर मैंने किसी का अकाउंट खोला हुआ है, मेरे फ्रेंड का। इसके ऊपर हम एक ओपन सोर्स रेपो क्रिएट करते हैं। इस पे हम प्रोजेक्ट OSS के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। इसको रीडमी फाइल भी ऐड कर देते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो किसी ने क्रिएट किया हुआ है। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे, मैं अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ यहाँ से। अब मुझे तो जाके उसका वो ढूंढना पड़ेगा। अब मैं अपने जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और जाके रेपोजिटरी ढूंढता हूँ। ये ये मैं ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस रेपो को खोलता हूँ। और सबसे पहले तो अगर आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। मतलब अगर VS कोड में आप आ रहे हैं या किसी भी चीज में आप आ रहे हैं, तो उन्होंने नीचे अपनी डॉक्यूमेंटेशन दी होती है कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना है, तो हमारी रेपो में अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको क्या चीजें यूज करनी चाहिए, कौन से टूल्स हैं, कौन सा एनवायरनमेंट आपको सेट करना चाहिए। और कुछ और बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आपने कोडिंग स्टाइल कौन सा यूज करना है। तो अभी के लिए तो ये बेसिक रेपो है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसका फॉर्क बना लेते हैं। जैसे ही मैं इसका फॉर्क बनाऊंगा तो क्या होगा, मैं इस तरह एक वो ओपन हो जाएगी। और क्रिएट फॉर्क करने पे ये देखें, ये क्रिएट फॉर्क हो गया। और ये अभी मेरे, ये देखिए मेरा यूजर नेम है, ये मेरी रेपोजिटरी में, मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ। ये मेरी रेपोजिटरी है, उसके अंदर शो होने लग पड़ी। ये मैंने अपने अकाउंट में क्रिएट नहीं की, ये किसी और के अकाउंट में एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट हुई हुई थी। मैंने इसको फॉर्क कर लिया, ये नीचे शो भी हो रहा है, फॉर्क फ्रॉम दिस। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको वापस आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसको क्लोन करूंगा अपने लोकल सिस्टम पे। क्लोन किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। चलिए हम ऐसा करते हैं फिलहाल के लिए ना, क्या इसको लोकल पे करना है, हम इसको ऑनलाइन ही एडिट करते हैं। जैसे अब this file contains the data about the file। ये मैंने छोटा सा अपडेट किया है, ये मैंने अपनी रैपो में किया है, ये मैं किसी ओपन सोर्स में नहीं कर रहा। ये मैंने जो फॉर्क की है मैंने उसके अंदर चेंज किया है। जैसे मैं इसको कमिट करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है आप भी कमिट मैसेज क्या लिखना चाहते हैं, मैं तो यही सही है। तो ये कमिट हो गया। कमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस से रेपोजिटरी के अंदर। और अभी मैं आपको दूसरा जो है ना खोल के दिखा देता हूँ।
जो इसका रियल कोड है वो मैं आपको ओपन करके दिखा, जो यहाँ से मैंने इसको फॉर्क किया था। ये तो मेरी रेपो है ना जो मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने चेंज किया है। और इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर जो भी मैंने चेंज किया वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ओरिजिनल कोड ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम चलते हैं देखें, यहाँ पे वो कोड कोड नहीं आया, यहाँ पे ओल्ड कोड ही पड़ा हुआ है जो पहले से था, जो ऑनर का अपना कोड था। मैं इस कोड को एडिट नहीं कर सकता। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, मैं रेपो को फॉर्क करता हूँ, उसके अंदर चेंज करता हूँ। आप इसको लोकल बेशक क्लोन करके कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, वैसे बेटर ये आप क्लोन करके करें। और क्लोन में भी क्या, क्लोन में आप पहले एक ब्रांच क्रिएट करें, ताकि इन केस आपको कोई मसला आता है तो आप वो उस ब्रांच को डिलीट करके दोबारा से ब्रांच बना सकते हैं। अगर आप मेन के अंदर ये एडिटिंग शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप ब्रांच बना लो। अच्छा, तो इधर आप देखें, ये मैंने चेंज कर लिया। अब मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ इस कोड के अंदर जो कि ओपन सोर्स रेपोजिटरी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऑप्शन शो हो रहा है ओपन पुल रिक्वेस्ट। ओपन पुल रिक्वेस्ट मतलब मैं यूज जो इसका ऑनर है उसको कह रहा हूँ कि ये मैंने एक पुल रिक्वेस्ट दी है, आप चाहें अगर आपको सही लगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं चेंजेस को। ओके, तो ये मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये मुझसे पूछेगा कि अच्छा आपने ये कमिट मैसेज देना है और कुछ डिटेल देनी है, तो मैं बता, डिटेल देनी है तो अगर आप बता सकते। डिटेल अभी मैं क्या लिखूँ, अपडेटेड द रीडमी, रीडमी विद यूजफुल इंफॉर्मेशन, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर आपने कोई चीज फिक्स की है तो उसके लिए, जैसे आपने अगर कोई आपको कोई वो एरर, किसी ने इशू क्रिएट किया था, आप वो बताना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं इस तरह करके। वो इशू का कोई नंबर होगा, आप उसको इस तरह करके मेंशन कर सकते हैं कि फिक्स किया है। मैंने फिक्स किसको किया है, वन को। तो वो मैंने बताया वन क्या है, वन आपको जब भी कोई इशू क्रिएट करते हैं या पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं उसको एक नंबर असाइन होता है, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ पुल रिक्वेस्ट। अच्छा, अभी भी आप देखेंगे ना, मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट तो कर दी है, पर ये जो पुल रिक्वेस्ट है उसको क्रिएट करने के बाद भी ये चेंजेस यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, वो चेंजेस सिर्फ वहीं पे स्टोर्ड हैं यहाँ पे। अब वो चेंजेस यहाँ कैसे आएंगे, चेंजेस यहाँ तब आएंगे जब मेरी पुल रिक्वेस्ट, जो इस प्रोजेक्ट का ऑनर है, ऑनर कौन होगा, जिसने ये रेपो क्रिएट की हो, या फिर कोई और डेवलपर होगा जिसको इस रेपोजिटरी की एक्सेस दी गई होगी। तो वो कौन है, वो मेरा ये दूसरा अकाउंट है जो कि मेरे फ्रेंड का है यहाँ पे। तो अगर हम पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई हुई है। किसके, ये अब्दुल मतीन ZWL, ये मैंने ही क्रिएट की है। तो अगर हम इसमें जाते हैं, ये देखिए, जाने के बाद यहाँ पे हमें, हाँ ये देखिए, ये शो कार, ये पूरी डिटेल बताता है। ये एज ए ओनर में आया हूँ इस रेपो के अंदर। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि अच्छा कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं आ रहा, चेंजेस वगैरह मैं चेक करता हूँ चेंजेस क्या किए हैं, अच्छा इसने सही चेंज किया कि नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं कमेंट भी कर सकता हूँ, फर्ज करें अगर मुझे लगा कि इसमें कोई और चीज़ अपडेट होनी चाहिए, या फिर कोई चीज़ इसने गलत की है जो नहीं करनी चाहिए थी, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। जैसे मैं उसको बताता हूँ कि तभी इसने गुड वर्क किया, तो गुड वर्क, तो ऐसा ही काफ़ी है। तो हम यहाँ कमेंट कर देते हैं। यही कमेंट आपको, जो आपके दूसरा यहाँ पे है, आप पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे तो पुल रिक्वेस्ट की डिटेल्स में यहाँ आपको शो होगा, ये शो होगा। ठीक है, अभी हम इसमें आते हैं तो कमेंट, अब मैं ओनर हूँ तो मैं चाहूँ तो ये चीज़ मर्ज कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं ये नहीं सही, तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ कि नहीं ये पुल रिक्वेस्ट गलत क्रिएट की गई है, या फिर ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रही। तो अभी तो ये फिलहाल गुड चेंज की है इसने, तो हम इसको कर देते हैं मर्ज। तो कंप्लीट मर्ज करते हैं हम। तो जैसे ही ये कंप्लीट मर्ज होगा, ये जो पुल रिक्वेस्ट थी ये क्लोज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट नहीं शुरू होगी क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हुई है। अब मैं अपने अगर अकाउंट में जाता हूँ और जाके देखता हूँ, देखिए यहाँ पे भी ये मर्ज रिक्वेस्ट कंप्लीट आ रही है। अब अगर मैं कोड के अंदर जाता हूँ, मैं किसके कोड के अंदर आया हूँ, मैं उस ओनर के कोड के अंदर आया हूँ। तो देख रहे हैं आप वो चेंजेस जो मैंने किए थे अपनी रेपो के अंदर। मेरी रेपो कौन सी थी, मेरी रेपो थी ये वाली। इसके अंदर जो मैंने चेंज किया है वो चेंज इसके अंदर भी आ चुका है। इसके अंदर रुके मैं रिफ्रेश करूँ, आप देखें इसके अंदर भी आ चुका है। कैसे आया वो, मैं अब आपको स्लाइड से भी एक दफा दिखा दूं। सबसे पहले हमने एक रेपो फाइंड की थी, फिर हमने उस प्रोजेक्ट को फॉर्क किया। फॉर्क का मतलब हमने उसकी कॉपी ले ली अपनी गिटहब रेपो, अपनी गिटहब प्रोफाइल के अंदर। अब हम उसको करते हैं क्लोन, क्लोन टू अवर लोकल सिस्टम। ये आपके पास ऑप्शन है, आपने बेसिकली इसको एडिट ही करना है। मैंने ऑनलाइन ये कर लिए, प्रेफर्ड ये है कि आप लोकल सिस्टम पे एडिट करें और ब्रांच बना के एडिट करें। मोस्ट प्रेफर्ड यही होता है। तो अब ये है क्रिएट अ ब्रांच, हाँ ब्रांच बना लें यहाँ पे। और
मेक चेंजेस इन मर्ज इफ यू क्रिएटेड अ ब्रांच, आप उसमें कोई चेंज करें और अगर आपने कोई ब्रांच बनाई है तो उसको मेन के अंदर वापस मर्ज कर, फिर अब आप उसको कमिट करेंगे और पुश करेंगे उन चेंजेस को अपने गिटहब पे, ठीक है। जैसे ही आप अपने गिटहब पे पुश करेंगे वो चेंजेस आपके गिटहब पे शो हो रही हैं, पर ओरिजिनल रेपोजिटरी में शो नहीं हो रही है। ओरिजिनल रेपोजिटरी कौन सी है? वो जो ऑनर की रेपोजिटरी है। अब आप गिटहब पे जाएंगे फॉर्क रेपो पे जो आपकी क्रिएट हुई हुई है, वहां पे जाके आप क्या करेंगे, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। पुल रिक्वेस्ट होती क्या है? पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? एक रिक्वेस्ट होती है ऑनर को कि प्लीज ये जो मैंने कोड, आपका कोड था इसके अंदर मैंने ये चीज चेंज की है, अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप इस पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें और इन चेंजेस को मर्ज कर लें अपने गिटहब रेपो के अंदर। तो वेट फॉर द ऑनर, अब हम ऑनर का वेट करेंगे कि वो एक्सेप्ट कर ले पुल रिक्वेस्ट एंड मर्ज इट इनटू हिज रेपो। अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि हमारे केस में कर लिया, तो वो कोड, जो हमने कोड चेंज किया था वो उसके गिटहब रेपो में शो होने लग पड़ा। तो ऐसा ही हुआ है। तो अब दोबारा दिखा दूं चेंजेस जो हुए हैं। ये चेंज जो है, अब यहाँ पे भी जाएंगे ना कमिट्स में देखेंगे, तो ये चेंज जो है ये आपको बता रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, ये इनिशियल कमिट, ये जब मैंने रेपो क्रिएट की, जो कि ऑनर ऑनर ने क्रिएट की, सॉरी, फिर ये अपडेट किया रीडमी, ये किसने की थी? ये मैंने की थी। मैंने अपनी तरफ इसको क्या किया, वर्क किया, फिर इसमें चेंजेस एडिट की, एडिट करने के बाद फिर मैंने इनको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके तो ऑनर ने इनको मर्ज मर्ज कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट किया तो यहाँ पूरा शो हो रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ये हैश वन, मतलब ये वो कौन सी पुल रिक्वेस्ट थी या कोई इशू था या कौन सी चीज थी। ये नंबरिंग होती है, ये बेसिकली एडवांस कमेंट करने का मेथड है। अगर आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं भी समझ आ रहा तो आप रहने दें। मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम अब्दुल किंग जेड, ये जो मैंने ब्रांच बनाई हुई थी या फिर जो मेरी रेपोजिटरी थी वहां से जो चेंजेस है वो इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं। तो अभी के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह या कोई मैसेज है आपके पास तो मुझे बता दें। कैन बी बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट इशू। हाँ यही हो सकता है। आपको क्यों नहीं निकालेगा यार। अच्छा, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से हमारा क्या फायदा? अच्छा, ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट करने से आपका क्या फायदा? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सबसे पहले जो आता है ना कि यार ओपन सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स है रेपोज जिनको डेवलपर्स हमारे जैसे आप जैसे अनूप जैसे डेवलपर्स जो है जो करते हैं वो मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं? जैसे अब वीएस कोड है, वीएस कोड को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने बैक किया हुआ है, पर इसको डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप टोटली डेवलपर्स ही कर रहे हैं। आप अभी भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड के उसके ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, तकरीबन 1800 लोगों ने इसके अंदर इस टाइम कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं, ये इसमें ब्रांच बनाते हैं, इसमें कोई चीज कमिट करते हैं, पुश करते हैं, तो नए नए फीचर ऐड करते रहते हैं। आप देखते हैं विस कोड में हर रोज कोई नया ऑप्शन आ रहा होता है, कभी कोई स्टाइलिंग चेंज हुई होती है तो वो खुद नहीं हुई होती, वो कर रहा होता है, कोई ना कोई पर्सन कर रहा होता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए कितनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, इश्यूज कितने क्रिएट हुए हैं। तो होता क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किस तरह है। जैसे अब वीएस कोड है, वीएस कोड का कोड ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है। तो इलेक्ट्रॉन जेएसपी बेसिकली बनी हुई है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये बनी जावास्क्रिप्ट के अंदर हुई है, पर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से इसको डेस्कटॉप ऐप में कन्वर्ट किया गया। जैसे अभी ये देखें, ओपन देख लेते हैं कोई इशू। हाँ ये देखें, कोई इजी सा देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। ऑटो कंप्लीट पीएचपी टैग, अच्छा ये देखें, ये क्या है, ये पीएचपी टैग जो है वो ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसके लिए किसी ने ये बनाई हुई है, क्या नाम है, अ, ये इशू क्रिएट किया हुआ है। अब इस इशू को तो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। ये देखते हैं ये इशू अभी किसी ने किसी को साइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, असाइन, यहाँ पे होता है असाइन का ऑप्शन, सेल्स शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे साइन का ऑप्शन आता है, उस पर आप साइन करते हैं और वो खुद को ही ये साइन हो जाता है। या फिर मेरे ख्याल वो आपकी अपनी रेपोजिटरी में होता है, यहाँ आपको कमेंट करना पड़ता है। हाँ, यहाँ आपकी किसी की रेपोजिटरी में अगर आप करते हो तो फिर आपको करना पड़ता है,
आपको यहाँ नीचे जाके कमेंट करना पड़ता है कि आई वांट टू डू दिस, आई विल मेक दिस इशू क्लियर, या फिर मैं इस इशू पे काम करूंगा। जैसे ही आप कमेंट करते हैं तो ये जो जिसने ये इशू क्रिएट किया था वो, या फिर ये जो मॉडरेटर्स में से कोई होता है, वो यहाँ पे आपको वो इशू साइन कर देता है। फिर आप उस वही सारा प्रोसेस फॉर करते हो, रेपो को फिर क्लोन करते हो लोकल पे, वहां पे इशू देखते हो कौन सा इशू है, इशू को फिर चेंज करते हो, आप इशू को क्लियर करते हो, फिर आप पुश करते हो, और फिर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो कि मैंने ये वाला इशू रिजॉल्व किया। जब आप कहते हो कि ये इशू मैंने रिजॉल्व किया है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कहाँ पे आप यहाँ पे ऐड हो जाते हो कंट्रीब्यूटर्स में। अभी देखें 1800, ऑलमोस्ट 1900 कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप इनमें ऐड हो जाओगे। और आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है अगर वो सही है, आपने वाकई में फिक्स किया उसको, तो ये रिव्यूअर्स में से, कंट्रीब्यूटर्स में से, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, मॉडरेटर्स होते हैं, रेपो ऑनर होता है, वो देखता है कि हाँ इसने सही काम किया है, तो वो फिर इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे एक्सेप्ट करेगा तो यू विल कम एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, आपने अपना फर्स्ट ओपन सोर्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो दे दी। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अभी आपके लिए, अब आप सोचेंगे कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट करें, ये तो बहुत मुश्किल है, या फिर ये होगा नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें। आप अगर जाएंगे इंटरनेट पे तो ओपन सोर्स आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे ब्रांडिंग में मिल जाएगी, आपको हो सकता है C++ की कोई मिल जाए। अभी तो ये मुश्किल है, इधर भी नहीं। नियो आ गया, लेट्स जस्ट सर्च सम इजी वन। हम JS की देख लेते हैं। अच्छा, सम ऑनलाइन हम रेपोज देखते हैं, जैसे JS की आ गई, प्रीटियर। हाँ, ये प्रीटियर की रेपो है, इसमें आप जाएं, इसमें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये क्या प्रीटियर क्या है, प्रीटियर जो है एक वो है, एक्सटेंशन है VS कोड की। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि इसमें प्रीटियर में हम एक और C++ को फॉर्मेट करने की और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे काफी तरह होता है। C++ C++ जो है, इसमें अगर हम करें, अब कुछ लोग इसको इस तरह लिखते हैं मेन को, या इसको लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, और इस तरह, या फिर कुछ इस तरह लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट है, ये पॉपुलर फॉर्मेट है किसका, C++ में। स्टाइलिंग है बेसिकली कोड करने की। प्रीटियर क्या करता है, प्रीटियर इसको फॉर्मेट करता है। अभी जो मैं अगर इसको फॉर्मेट करूंगा तो ये मुझे, आई हैव नॉट इंस्टॉल प्रीटियर, तो ये नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको करूंगा तो प्रीटियर क्या कर देगा, प्रीटियर इसको इस तरह कर देगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आता है किसका, C++ का। अगर हम चाहते हैं कि किसी और तरह हो, तो हम उसके लिए यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके कुछ भी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, इधर की डॉक्यूमेंटेशन दी होगी, तो ये आपको पूरा बताएगा किस तरह आपने चेंज करना है, या कोई भी, जैसे लेट्स सी के विम की देखें, ऑप्शंस की देखते हैं। ये ऑप्शन की मार्कडाउन फाइल है, ये आपको बताएगा कि अच्छा CLI ओवरराइड विड्थ क्या होनी चाहिए, कुछ भी इस तरह की चेंजेस वगैरह आपको बताएगा। आप एक दफा डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेंगे, आपको आधे कोड का आइडिया तो वहीं से होगा। तो आप उसमें कोई भी मिट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेंज करके आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया, हो सकता है इसमें कोई एरर हो, कोई सेमीकोलन कहीं ना लगा हो, या फिर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप इस तक को एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला था कि हम ओपन सोर्स में किस तरह कंट्रीब्यूट करें। अभी ये जो अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर में, अक्टूबर फर्स्ट का जो है एक इवेंट होता है, ये पूरा एक मंथ चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो है ओपन सोर्स रेपोस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आप अक्टूबर फर्स्ट में रजिस्टर करते हैं थ्रू योर गिटहब। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ऑनलाइन रैपर्स ढूंढते हैं। अभी तो आपको मुश्किल मुश्किल लग रहा होगा कुछ, ये मतलब कि क्या जावास्क्रिप्ट है, मुझे नहीं आती, ये हो गया। तो ऊपर नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे होते हैं जहाँ पे इसको ठीक करते हैं हम। ऑनलाइन बहुत से लोग C++ में रैपोस क्रिएट करते हैं। कंसोल प्रोजेक्ट्स की भी रैपोस होती हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिक वेबसाइट्स होती हैं, लैंडिंग पेजेस होते हैं, और इस तरह की चेंज वगैरह को आप इस तरह की चीजें आप चेंज करके
तो आप हैकर टू बरफास्ट में हिस्सा ले सकते हैं, हैक टू बरफास्ट में। बेसिकली मेरा तो कहना कि हर एक को इस ये जो अक्टूबर आ रहा है इसमें आप रेडी रहें, हर एक को हिस्सा लेना चाहिए। अभी ये आ रहा है थोड़े दिनों में, तो देखिए आप एक्सप्लोर करें। अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ईमेल या फिर किसी और तरीके से। अच्छा अभी जी सर, जी सर 2023 का तो हो गया है, मतलब अभी कंप्लीट हो गया है। पर जो है अभी 24 में जब आएगा, बेसिकली तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, मतलब इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा एक होता है। इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको स्किल सेट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अभी टाइम है, आप देखें स्किल सेट अपना बेहतर करें, लैंग्वेजेस देखें आप किस में करना चाहते हैं। अभी आप जी सक 23 का जो है वहां पे जाके चेक करें कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। जी सक होता है कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं और कहती हैं कि हमारा ये कोड है, हम इसमें ये चेंजिंग चाहते हैं। तो फिर डेवलपर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें वो चेंजिंग्स करते हैं एक्चुअल में। तो फिर उनको मंथली स्टाइपेंड वगैरह, गूगल से सर्टिफिकेट्स और भी काफी कुछ मिलता है। तो बहुत चीजें आपकी रिज्यूमे में या कहीं पे भी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो अभी आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफी है। आप क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो लास्ट मुझे बताएं, और अगर कुछ आपको समझ नहीं लगी तो फिर भी मुझे बताएं कि इस चीज में हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। तो लेट मी चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर्स। यस, GSOC is amazing, you should definitely contribute to it. Second, let me check causal internet connection. So this is amazing with the command, but you can git git clone and git। अच्छा गिट क्लोन क्या करती है? गिट क्लोन जो ना आपके लोकल सिस्टम पे आप गिट क्लोन करेंगे ना किसी भी रैपो को आप रेपोजिटरी खोलें, उसके उस सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको यहाँ पे आपको एक ये स्ट्रिंग मिल जाती है, आप इसको कॉपी करें और कहीं पे भी जाके ना आप जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट क्लोन, तो ये इस रेपो को आपके लोकल सिस्टम पे ले आएगा विद ऑल योर प्रीवियस कमिट्स, और वो सारा डाटा जो है वो साथ ही आएगा। तो ये तो होगा गिट क्लोन। गिट क्लेम क्या करता है? ये ना वर्जन कंट्रोल के लिए यूज होता है, डिस्प्ले कमिट हिस्ट्री लाइन बाय लाइन। मतलब ये ना जैसे आप फर्ज करें आप किसी को बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि आप ब्लेम करना चाहते हैं किसी को। तो आप ब्लेम करना चाहते हैं किसको? किसी लाइन के लिए जो इसने की है, कोई एरर वगैरह डाला है या फिर कुछ भी किया, तो उन एरर्स को आप ब्लेम करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि चेंज किसने किया। तो हम क्या करते हैं, हम उस लाइन को फाइल लेते हैं, हम इसका इसका जो होता है वो होता है गिट ब्लेम, और आगे हम फाइल नेम कोई भी लिख देते हैं। जैसे अभी हमने रेडमी फाइल किया तो हम रेडमी फाइल लिखेंगे, तो इसमें हमें पूरी वो हिस्ट्री मिल जाएगी कि किसने इसको किसने एडिट किया। मतलब किसी ने तो एडिट किया ना लास्ट टाइम फाइल, वो किसने की है। तो एनी अदर क्वेश्चन? करके दिखाता हूँ, अगर आपको समझ लग जाए गिट ब्लेम की तो। अभी तो ये किए है, ये ऊपर मैंने गिट ब्लेम की कमांड रन की हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये रीडमी फाइल का मैं डाटा मतलब देख रहा हूँ कि ये किसने एडिट की है। तो ये बता रहा है कि अर्जेंटीन ने इस टाइम पे एडिट की है, फिर अर्जेंटीन ने इस टाइम पे भी एडिट की है, और बस मेरे ख्याल ये 2 दफा एडिट हुई है, तो हमें यहाँ पे 2 दफा शो है। लेट मी जस्ट ओपन इट वंस मोर। मैं कुछ और ओपन करता हूँ, रेपो वन। रेपो वन ही है मेरे पास। हाँ रेपो वन, तो इसको 2 टाइम्स एडिट किया गया। तो बाकी तो हमने मर्ज किए है ना, तो उसको नहीं वही इशू कर रहा। अभी एक और होती है गिट लॉग आई थिंक सो। हाँ, ये देखिए आप पूरा शो कर रहा है, गिट लॉग करके आपको पूरी हिस्ट्री दे रहा है क्या। हम नीचे से शुरू करते हैं। अपडेट रीडमी विद फिक्स टू नो दिस। फिर अपडेट किया हमने रीडमी फाइल विद फिक्स टू ओवर हियर। अपडेट रीडमी विद फिक्स टू, अपडेट रीडमी फाइल विद फिक्स टू, ये मतलब मर्ज किया हमने, तो मर्ज में हमने ये गलत मैसेज लिख दिए।
तो मैसेज हमें सही लिखना चाहिए, इंटेलेक्चुअल मैसेज लिखना चाहिए ताकि पता चले सबको कि सही काम किया है। Just once more. So some machine learning domains related open source रहते हैं। मशीन लर्निंग से रिलेटेड देखना पड़ेगा, मतलब चेक करता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। पहले ना मैं ये जो नीचे है मैं इसको गिट मर्ज। अच्छा, गिट मर्ज क्या होता है? देखें, गिट मर्ज होता है कि हम दो वो बनाते हैं। एक, अगर आप सिंपल मेन के अंदर कोड एडिट करते रहेंगे ना, आपको कभी भी मर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मर्ज आपकी जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आप एक से ज्यादा ब्रांचेस बनाते हैं। एक से ज्यादा ब्रांचेस मतलब एक मेन के अलावा एक और ब्रांच बना ली। उस ब्रांच के अंदर आपने एडिट किया। क्या किया आपने? कोई भी फाइल, कोई भी मतलब कोई लाइन एडिट की, कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया, कोई फंक्शनैलिटी ऐड की। अब अब आप उसको वापस जब मेन के अंदर चाहते हैं कि मेन जो हमारी ब्रांच है उसके अंदर भी वो चेंजेस आए, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको मर्ज करना पड़ता है। मर्ज कहाँ से करना पड़ता है? वो जो हमने ब्रांच बनाई हुई है, जैसे ही हम उसको मर्ज करते हैं उसके अंदर क्या नाम है, मेन के अंदर, तो सारी चेंजेस जितनी भी होती हैं फिक्स टू के अंदर, या मतलब आई मीन ब्रांच के अंदर, वो सारी चेंजेस मेन के अंदर भी आ जाती हैं। तो अब कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्ट कब आता है? कंफ्लिक्ट तब आता है जब फर्ज कर, अब अभी के लिए मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ एक एक फाइल है जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन, उस लाइन का नाम है मेन, उसके अंदर सिर्फ मेन लिखा हुआ है, MAI। आपने उसको मेन से क्लोन किया और कहाँ पे कर दिया? अब उसको क्लोन करके ले आए एक ब्रांच के अंदर, ब्रांच का नेम बना लिया आपने ब्रांच वन। उस ब्रांच के अंदर आपने चेंजेस किए और कर दिया उस मेन का जो वर्ड लिखा हुआ था ना उसी लाइन पे, उसको एडिट करके कर दिया आपने ब्रांच। अब उसी टाइम पे किसी ने उस मेन ब्रांच के अंदर से दोबारा एक ब्रांच क्रिएट की। अभी उस मेन के अंदर क्या लिखा होगा? वो जो फाइल है उसके अंदर सिर्फ मेन ही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो ब्रांच फाइल बनाई है उसकी चेंजेस आपने कुछ नहीं की। तो वो जो आपका वो है, आपने जो सेकंड ब्रांच बनाई है उसके अंदर कोई एडिट करता है उसको और क्या कर देता है, उस मेन के वर्ड को कर देता है ब्रांच टू, और उसको अब मर्ज करता है मेन के अंदर, तो वो मर्ज हो जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा, जिस तरह फर्स्ट टाइम हुआ था। पर अब जो फर्स्ट ब्रांच आपने क्रिएट की हुई थी, अब आप अगर आप उसको मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो फिर कंफ्लिक्ट आता है। वो क्या कहता है? कहता है कि जब आपने ना वो फाइल, जब आपने इससे ब्रांच बनाई थी तो इस फाइल पर डाटा तब था, अभी इस टाइम पे जब आप मर्ज कर रहे हैं उस फाइल के अंदर सेम डाटा नहीं है। मतलब अब जब हमने क्लोन की थी तो मेन के अंदर क्या लिखा था? मेन। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? जो अपना क्या नाम है, अब जब आप मर्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर ब्रांच टू लिखा हुआ है। जब हम मर्ज कर रहे हैं तो वो कह रहा है सेम डेटा नहीं है, तो कंफ्लिक्ट आता है। अब इन कंफ्लिक्ट्स को हमें या तो लोकली रिजॉल्व करना पड़ता है, मोस्ट प्रोबेबली लोकली रिजॉल्व करना पड़ता है। आप किसके साथ कोई टूल यूज करें या फिर आप मैन्युअली रिजॉल्व करें, कोई इतना वो नहीं है, जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये मेरे ख्याल मर्जिंग कंफ्लिक्ट्स, हाँ मेरे ख्याल ये से इतना ही होगा इसका। नितिन भाई, आप सबको कह दें कि अभी किसी ने जाना नहीं है, और दरखास्त के अभी फॉर्म अभी शेयर होने वाला है जिसमें लिंक्डइन प्रीमियम के सिलेक्ट होंगे। तो जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी होंगी उसमें से जो है वो 2 पीपल सिलेक्ट होंगे। तो अभी फॉर्म आने वाला है, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर कोई क्वेश्चन है तो अब्दुल मतीन भाई से करें आप। आई एम सेंडिंग द फॉर्म इन फ्यू मिनट्स। वन सेकेंड, लेट मी चेंज। अच्छा ये देखें, मैं आपको अभी ट्री बेस का बताता हूँ कि ट्री बेस क्या है। ये किसका कमेंट है? आई थिंक सो, वेयर इज दैट? हाँ, रीबेस, रिवर्ट रिवर्ट नहीं है, अच्छा रीबेस। रीबेस क्या करता है? आपने ना एक ब्रांच बनाई, ब्रांच में क्या किया? आपने ब्रांच में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दी, मतलब कमिट्स भी बहुत ज्यादा हो गए और बहुत ज्यादा कमिट्स हो गए। अब आप चाहते हैं आप उसको मर्ज तो करें, पर जैसे आपने, मैं आपको बताता हूँ, आपने आपका मेन में कोई प्रोजेक्ट चाह रहा है, आपने उसकी ब्रांच बनाई और उसमें पहले कमिट किया कि UI बनाया आपने ऐड यूजर का, फिर आपने क्या किया? आपने बैकएंड लिखा ऐड यूजर का, फिर आपने क्या थर्ड कमिट किया? ऐड वो कनेक्टिंग बैकएंड विद UI।
ये आपने थर्ड कमिट किया, अब आप चाहते हैं कि ये मेन तो मर्ज तो हो उसके अंदर, क्या नाम है, मेन के अंदर, पर इसके अंदर कमिट एक ही लिखा हो। कमिट क्या हो कि ऐड यूजर फंक्शनैलिटी, इस तरह करके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गिट रीबेस। ये यूज होता है मतलब बेसिकली होता है कि कमिट हिस्ट्री जो होती है ना, उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। ये गिट मर्ज की तरह नहीं होता, मतलब गिट गिट मर्ज में तो और कुछ चीजें हो रही होती है, पर गिट रीबेस क्या करता है, गिट रीबेस उन सब चेंजेस को एक ही कमिट मैसेज में करके, और एक ही जो वो है ना कमिट मैसेज, वो मेन के अंदर ऐड करता है। मतलब कमिट्स जो जितनी भी होती है ना मर्ज के अंदर, वो सारी ऐड हो जाती है ब्रांच की। पर रीबेस के अंदर ओनली सिंगल कमिट जो है वो ऐड होती है, वो जो आप लिखते हो। अच्छा, रिवर्ट जो है, या रिवर्ट का जो है, तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है रिवर्ट क्या होता है, पर रिवर्ट आई थिंक सो गिट रिवर्ट मतलब ये वही होता है रीसेट हेड करने के लिए होता है, पर ये मेरे ख्याल क्या करते हैं, ये जो लास्ट आपने कमिट की होती है उसके बाद जितनी भी चेंजेस आई होती हैं उनको रिवर्ट करता है। इस तरह रिवर्ट करता है। जो प्रीवियस कमिट होती है उसमें जो फाइल्स ऐड हुई होती है ना, जो आपने एक कमिट आपने अभी कमिट नहीं किया, उनको जो है वो रीसेट कर देता है। मतलब आपने कोई फाइल ऐड की, फाइल में क्या हो सकता है, फाइल में आप हो सकता है वो ऐड किया हो, कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड की हो, या फिर कोई चीज इंप्लीमेंट की हो, और आप चाहते हैं कि नहीं ये सही तरह नहीं हुई, तो मुझे प्रीवियस कमिट में जाना चाहता हूँ, तो आपको गिट रिवर्ट यूज करना पड़ता है। इसके कोई वो भी होता है, आपको बताना भी पड़ता है कि आप कौन से वाले कमिट पे जाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं इसके जरिए। अच्छा, मैं वो बता दूं आपको कि उसके लिए कौन कौन सी होती है। मैं जी सॉक 23 में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जाकर देखता हूँ कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो है, लेट मी क्लियर माय स्क्रीन वंस मोर। अब मैं इसमें जा रहा हूँ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरा नहीं ख्याल वैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट लेट में से एक दफा दोबारा देखते हैं, शायद मिल जाए कि लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट है, मतलब 2023 में हुए हैं, पर अभी पता नहीं है कि ये सही तरह वर्क कर रहे हैं नहीं। सर्च प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये आ गए मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या है, डीप लर्निंग मॉडल्स आ गए हैं, पता नहीं है इसमें, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है मशीन लर्निंग का। करंटली हमारा जिस मास्टर है उसमें हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग। तो बेसिकली मेरा है इंटरेस्ट, पर अभी टाइम नहीं मिल रहा है कुछ रीजन से, तो इसकी तरफ नहीं आ रहा है। तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे ना प्रोजेक्ट डिटेल पे, तो ये आपको इसकी रेपोजिटरी पे भी आई थिंक ले जाएगा, यहाँ नीचे लिंक होगा, टॉपिक्स मेंटर्स। अच्छा, इसका लिंक नहीं है, बेसिकली जरूरी नहीं हर प्रोजेक्ट गिटहब या गिटलैब पे हो, तो इसका भी लिंक आई डोंट नो व्हाट्स लिंक कहाँ से आता है, पर अभी तो ये क्लोज हो गई हुई है, अब ये इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा ना। अभी यहाँ पे जब 2024 शुरू होगा तब आएंगे प्रोजेक्ट्स, तो उसमें आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। आपको पहले एक प्रपोजल देना पड़ता है कि हम इसमें किस तरह करेंगे काम। मतलब आप पहले प्रपोजल देते हो किसी को भी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये तो हाँ व्यू आप इसमें जाते हो, यहाँ पे भी अभी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिल जाएगी। ये पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई नहीं है, मशीन लर्निंग की यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। तो जैसे अभी मैं जाता हूँ सिक्योरिटी में, इसके अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं ये देखें इसका लिंक दिया हुआ है, ये आप जाके इसकी रेपोजिटरी है वो देख सकते हैं, गिटहब पे ही होगी। मैं आपको कर देता हूँ, अब ये इसके 2023 के अंदर देखें कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, तो अब अभी तो नहीं है, आप प्रोजेक्ट प्रपोजल देते हो कि कैसे आप काम करोगे, किस तरह काम हो रहा है, ज्यादा चीजें तो नहीं है अभी। मेरे ख्याल आप में से कुछ लोगों को मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैंने रजिस्टर नहीं किया पहले, तो अब मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। सेशन अटेंड कर लिया है, तो लेट मी चेक, मैं अभी आपको मैं दोबारा से देता हूँ।
तो फॉर्म शेयर कर देता हूँ, अगर आप में से किसी ने वो नहीं किया फिल तो अभी फिल कर दे, और काइंडली कॉल ना करें। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज, तो मैं उनको आंसर कर दूं, फिर हमारा फाइनल लिंक्डइन प्रीमियम का जो है वो हम गिवअवे कर रहे हैं। तो जो आप में से यहाँ पे मौजूद है, अभी जिसने रजिस्टर नहीं किया वो इस लिंक से रजिस्टर कर सकता है। फिर अटेंडेंस जो है वो आपकी ये सारे अभी कोई जाए ना, क्योंकि अटेंडेंस तो हुई नहीं अभी तक। तो मैं करके तो फिर एक ही दफ़ा आपका वो शेयर करूँगा। लेट मी जस्ट डाउनलोड इट।